नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच और पोएटिक आत्मा की तरफ से मैं आप सभी का आज इस पैनल डिस्कशन में इंडिया चाइना रिलेशंस एंड करंट सिचुएशन में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस पैनल में सीनियर एक्सपर्ट मुरारी शरण शुक्ल जी हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही आप एक जाने माने कवि भी हैं। इसी में हमारे साथ आज जुड़े हैं सीनियर एक्सपर्ट मकरध्वज तिवारी जी। आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चीफ एडिटर पीडी मीडिया नेटवर्क, और आप भी एक कवि हैं। और मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक तिवारी, इस पैनल डिस्कशन का मॉडरेटर। तो दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान और चाइना के बीच में काफी तनातनी देखने के लिए मिली है। गलवान घाटी में, लेह में, इससे पहले डोकलाम विवाद, जो सीमा विवाद है, वो भी नहीं सुलझा है। और विगत 60 वर्षों से अधिक समय हो चुका है हिंदुस्तान और चीन का जो बॉर्डर का जो समझौता है, जो सरहद का समझौता है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसी के बारे में आज इस पैनल डिस्कशन में हम अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे कि कैसे इस सिचुएशन में हिंदुस्तान को खुद को एक्ट करना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मुरारी शरण शुक्ल साहब आपसे जी जानना चाहूंगा आपकी टिप्पणी, ये जो अभी घटना हुई है हाल फिलहाल में, इसके ऊपर। इस घटना के बारे में जो उल्लेखनीय बातें हैं जो हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि जहां ये घटना घटी है वहां जो घाटियों का आकार है वो हाथ की उंगलियों की तरह है। और वहां 8 ऐसे घाटियां ऐसी दिखती हैं दूर से जैसे 8 उंगलियां हो समानांतर। इसलिए उस एरिया को 8 फिंगर कहा जाता है। पहली बात, 8 फिंगर में फिंगर 1 फिंगर 2 ऐसे करके 8 तक फिंगर है, यानी वो घाटियां हैं। वैसे रीज कहें, पहाड़ की चोटियां ऐसी हैं कि उंगलियों जैसी लगती हैं। तो फिंगर 8 के पास चाइना का पोस्ट है। अभी जो करंट सिचुएशन गैलवान घाटी में श्योक नदी के तट पर, वो फिंगर 8 के पास चाइना का पोस्ट है और फिंगर 4 के पास भारत का पोस्ट है। एक्चुअल में जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो फिंगर 8 के पास से गुजरता है। लेकिन चाइना झूठा है। चाइना हमेशा झूठ बोलता है, उसकी तासीर है झूठ बोलने की। तो चाइना ने रिसेंटली ये कहना शुरू किया कि नहीं, एलएसी तो फिंगर 4 के पास से गुजरती है। फिर क्या किया, फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी है। तो 35 किलोमीटर हमारा वो नो मंस लैंड होता है, यानी वहां कोई रहता नहीं है। वहां जैसे पाकिस्तान बॉर्डर में प्लेन मिलता है आपको, कश्मीर को छोड़कर राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पर मैदानी क्षेत्र है, बंगाल के बहुत सारे बॉर्डर पर मैदानी क्षेत्र है, तो वहां कांटे लगाए जाते हैं, बाढ़ लगाए जाते हैं। लेकिन ये बातें वहां पॉसिबल नहीं है। उस लेह के पास जो गैलवान घाटी में, यानी कि दौलत बेग ओल्डी हमारा जो हवाई अड्डा है उसके ठीक पास में ये स्थान है। तो वहां ये बाढ़ लगाना संभव नहीं है पहाड़ी में। तो वहां क्या होता है, चाइना ने धीरे धीरे अपनी फौज को बढ़ाते बढ़ाते और फिंगर 4 के पास पहुंच गए वो। और फिंगर 4 के पास जो हमारा पोस्ट है पीपी 14, यानी पोल पोस्ट 14, पोल पोस्ट नंबर 14, वो 14 नंबर पोस्ट हमारा एक पहाड़ की चोटी पर है, जहां से हम गैलवान नदी पर नजर रख सकते हैं, गैलवान घाटी पर नजर रख सकते हैं, हम श्योक नदी पर नजर रख सकते हैं और फिंगर 8 के सारे चोटियों पर नजर रख सकते हैं। ऐसे जगह पर हमारा पोस्ट है। उसके ठीक बराबर में एक और चोटी है, उस पर चाइनीज सैनिक आकर और उन्होंने अपना पोस्ट वहां टेंट गाड़ लिया। टेंट में वो सैनिक घुस गए। तो हमारे वहां कमांडिंग ऑफिसर थे जो तत्काल उस कमांड के, उस एरिया का जो कमांड है उसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने ऑब्जेक्शन किया और इसका विरोध किया कि आप यहां कैसे आ सकते हो, जबकि 1962 के पहले से आपका पोस्ट फिंगर 8 के उस तरफ है। हमारा पोस्ट तो 62 में बना भी नहीं था वहां, हमारा पोस्ट 78 में वहां बना फिंगर 4 पर। तो
जब पोस्ट हमारा 78 में हमने बनाया तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये हमारे एरिया में है, आप यहाँ हमारे बगल में आकर कैसे बैठ जाओगे। तो ऑब्जेक्शन जब किया तो बातचीत तय हुई कि हम बातचीत करेंगे। अब तक जो बातचीत होती रही 62 से लेकर आज तक हमारे और चाइना के बीच में जब बात होती थी, हमारे सैनिक और चाइनीज सैनिक दोनों के सैनिक और ऑफिसर्स खाली हाथ आते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, हथियार लेकर नहीं आते थे। इस बार भी भारत की सेना खाली हाथ गई, लेकिन चाइना के सैनिक खाली हाथ नहीं आए। उन्होंने लकड़ी के फट्टे में कील ठोक ठोक कर लेकर आए और बेसबॉल के बैट में कटीला तार लपेट कर आए और साथ में पॉकेट में बड़े लंबे साइज के नुकीली कीले लेकर आए। और जैसे ही बातचीत होने लगी, चाइना तो बेईमानी कर रहा था, उसको पीछे हटना नहीं था, तो चाइना ने बदतमीजी करनी शुरू की। चाइना के फौजियों और अफसर्स ने हॉट टॉक जब होने लगा तो उस हॉट टॉक में भारत की सेना बातचीत कर रही है, खाली हाथ गई है और चाइनीज लोगों ने वो कील ठोके हुए लकड़ियों से और बेसबॉल में जो कटीले तार लपेटे हुए थे उससे और नुकीले कील ले लेकर जो आए थे उससे भारत के सेना पर हमला कर दिया। क्योंकि हमारे फौज का एक नियम है कि हमारा जो फौज का ऑफिसर होता है, हमारी सेना का ऑफिसर होता है, वो अपने सैनिकों को बेटे की तरह पालता है। तो हमारे फौज में ऑफिसर लीड करता है। तो कर्नल संतोष बाबू उस एरिया का कमांडिंग ऑफिसर, उस कमांड का कमांडिंग ऑफिसर सबसे आगे थे। तो पहला अटैक संतोष बाबू पर हुआ। बिहार 16 बिहार रेजिमेंट का ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू उस एरिया के कमांडिंग ऑफिसर थे। जब उन पर अटैक हुआ तो पीछे जेसीओ खड़े थे। जेसीओ ने अपने ऑफिसर को घायल होता देख उनको पीछे धकेला और स्वयं आगे आए। तो जेसीओ पर अटैक हुआ। उनके साथ जो एक और ऑफिसर थे वो जेसीओ को रिप्लेस करके आए। तो कुल मिलाकर तीनों इतनी बुरी तरह घायल हुए। और आपको बता दूं कि वो एरिया सियाचिन से पास में है, वो एरिया काराकोरम से पास में है। वहां 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है और अभी 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है वहां। तो उस 0 डिग्री टेम्परेचर में हल्की लगी हुई चोट भी बहुत खतरनाक होती है, बहुत असर करती है। हमारे ऑफिसर्स उस चोट से कम मरे और टेम्परेचर के में बहुत लो टेम्परेचर में जो चोट लगी उसके कारण उनकी बहुत आसान मृत्यु हो गई, कम समय में मृत्यु हो गई। पीछे से रिइंफोर्समेंट आ रही थी, पूरी कहानी मैं बता देता हूं। पीछे से रिइंफोर्समेंट आ रही थी, एक ट्रक से हमारे सैनिक आ रहे थे। तो चाइना के सैनिक ऊपर पहाड़ी पर बुलडोजर लेकर खड़े थे। उन्होंने ऊपर से लैंडस्लाइड करा दिया, यानी बुलडोजर से पत्थर और चट्टान धकेल दिया। उस पत्थर और चट्टान से हमारे सेना का वो ट्रक नीचे श्योक नदी में चला गया और श्योक नदी में ट्रक के जाने से उस पर सवार 17 सैनिक हमारे और ऑफिसर्स बलिदान हुए। तो कुल मिलाकर कर्नल संतोष बाबू और उनका जेसीओ और साथ में एक ऑफिसर, 3 ऑफिसर्स और 17 सैनिक बाद में। तो ये 17 सैनिक युद्ध में बलिदान नहीं हुए, वो चाइना की दुष्टता के कारण बलिदान हुए। लेकिन जैसे ही इस घटना का पता चला तो पीछे से पंजाब रेजिमेंट का इन्फोर्समेंट आ रहा था। पंजाब रेजिमेंट के इन्फोर्समेंट के पहुंचते ही और बिहार रेजिमेंट के जब जवानों ने ये सुना तो बिहार रेजिमेंट के जवान भी वहां दौड़ कर आए और एक तरफ से बजरंग बली की जय बिहार रेजिमेंट के लोग जवान नारा लगाते थे और दूसरी तरफ से सत श्री अकाल का नारा लगाते थे पंजाब रेजिमेंट वाले। और दोनों रेजिमेंट ने मिलकर चाइनीज के सारे टेंट में आग लगा दिया और जो चाइनीज मिला उसको वहीं के वहीं मारा। एक भी बुलेट फायर नहीं किया भारत की सेना ने। चाइनीज लोग एक उकसाकर चाहते थे कि भारत की सेना पहले फायर करे और ब्लेम इंडिया के ऊपर जाए लड़ाई छेड़ने का, किंतु भारत की सेना इस गंभीर षड्यंत्र को समझती थी। भारत के सेना ने सिंगल बुलेट फायर नहीं किया, जबकि हमारे 3 सैनिकों पर बुलेट के मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि चाइना ने नो फायर एग्रीमेंट का वायोलेशन किया। वहां भी हमारे बीच एग्रीमेंट था कि हम फायर नहीं करेंगे बॉर्डर पर, इसका वायोलेशन चाइना ने किया। और बाद में हमारे सैनिकों ने जो वहां तांडव मचाया, महाकाल के जैसा तांडव मचाया, उसमें 125 से अधिक चाइना के सैनिक मारे गए और 40, हमने शुरू में 43 का न्यूज हमारे आर्मी ने फ्लोट किया, चूंकि वो ऐसा दुर्गम एरिया है कि वहां से समाचार आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो 43 की जब खबर आई
तो अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस बात को कंफर्म किया कि चाइना के 40 सैनिक शहीद हुए, और थोड़े देर से चाइना ने भी माना कि हमारे 43 सैनिक शहीद हुए, किंतु एक्चुअल खबर है कि 125 से अधिक चाइनीज सैनिक वहां मारे गए। और इसका प्रमाण यह भी है कि चाइना ने, कि अगर 43 ही सैनिक मारे गए होते तो 43 सैनिक को उठाने के लिए 47 हेलीकॉप्टर्स क्यों भेजा जाता। 43 को उठाने के लिए 20 हेलीकॉप्टर काफी है, लेकिन वहां चाइना के 47 हेलीकॉप्टर्स आए उन सबको एयरलिफ्ट करने के लिए। तो 125 को उठाने में 47 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी, क्योंकि वो नदी की घाटी है और बहुत दुर्गम क्षेत्र है, तो वहां व्हीकल से मंगाना कठिन था। और चाइना के कई हॉस्पिटल्स खाली कराए गए और वहां से पोस्टमार्टम करके 2 दिन लगे उनको सारे सैनिकों के डेड बॉडी को जलाने में। चाइना हमेशा अपने साइड की कैजुअलिटी छुपाता है, क्योंकि रिजांगला पोस्ट पर जो हमारे मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 143 सैनिकों की टुकड़ी ने चाइना के 1300 सैनिकों को मारा था, वो चाइना ने आज तक 1300 सैनिकों के डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो डेटा पर नहीं है, वो विकिपीडिया पर भी नहीं है। तो चाइना 62 की लड़ाई में केवल 800 सैनिकों के शहीद होने की बात स्वीकार करता है। तो चाइना हमेशा से झूठा है, और इसलिए भारत के सैनिकों को सैल्यूट है। भारत के सैनिकों ने ऐसा वास आउट किया। इसके बाद एक खुशखबरी और देता हूं कि भारत की सेना ने फिंगर 4 के पास हमारे बने हुए पोल पोस्ट 14 के पास की पहाड़ी पर जहां चाइना ने टेंट बनाया था, वो पूरी पहाड़ी खाली करा लिया। चाइनीज को वहां से मारकर खदेड़ दिया, एक को भी जिंदा वापस नहीं जाने दिया, और फिंगर 8 तक के पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया। एक खुशखबरी और बताता हूं, वहां बगल में पेंगोंग झील है, जिस पर 1962 से चाइना का कब्जा था। उस पेंगोंग झील के 90% पोर्शन को भारत ने आजाद करा लिया है। एक खबर। अब दूसरी बात और बताता हूं कि चाइना आखिर हमारे साथ ये टसल, हमारे साथ ये संघर्ष की स्थिति वहां क्यों खड़ा कर रहा था, गैलवान घाटी में क्यों खड़ा कर रहा है। तो दौलत बेग ओल्डी हमारा एक है जो 50 साल से बंद पड़ा था, और दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर 5065 फीट की ऊंचाई पर, 5065 मीटर की ऊंचाई पर, 13,000 समथिंग फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया में कोई भी एयरबेस नहीं है। उसको भारत ने बढ़िया विकसित करके और ओपन कर दिया है। वहां बड़े साइज के एरोप्लेन्स और जो कैरियर एरोप्लेन्स होते हैं, जिससे बहुत बड़े मशीन और टैंक इत्यादि ढोए जाते हैं, वो सारे वहां उतरने लगे हैं। ग्लोब मास्टर टाइप के फ्लाइट्स वहां उतरने लग गए हैं, और उसके चालू होने से चाइना को खतरा है। एक बात, वहां दौलत बेग ओल्डी से आगे हम काराकोरम तक और सियाचिन ग्लेशियर तक, और इधर पूरब दिशा में भी हम लंबी सड़क बना रहे हैं, जिसमें 21 किलोमीटर पहाड़ काट रहे हैं। हम 21 किलोमीटर पहाड़ काटकर सड़क बनाई जा रही है। एक बात। दूसरी बात, जिस जगह पर घटना घटी है श्योक नदी के पास, हमारे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मिलकर एक पुल का निर्माण कर रहे थे। वहां सड़क का निर्माण हो रहा है। चाइना उसको रोकना चाहता था, और चाइना अगर हमारे पोल पोस्ट 14 के पास आकर बैठ जाता तो दौलत बेग ओल्डी एयर बेस को कभी भी डिस्टर्ब कर सकता था। और वहां से गुजरने वाली जो वो सड़क है, बारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क उसको कहते हैं, उस सड़क से हमारे आर्मी के मूवमेंट को कभी भी वो रोक सकता था। इसलिए वहां से चाइना को भगाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और हमारी आर्मी ने बलिदान देकर ही सही, लेकिन 100% सफलता पाया चाइनीज को वहां से खदेड़ने में। और इसीलिए चाइनीज की अब हिम्मत नहीं है वहां आने की। चाइना चाहता था कि हम पुल का काम रोक दें, चाइना चाहता था कि हम दौलत बेग ओल्डी बंद कर दें, चाइना चाहता था कि हम बारबुक श्योक और दौलत बेग ओल्डी सड़क को बंद कर दें, चाइना चाहता था कि हम काराकोरम की ओर आगे जाने वाली सड़क का निर्माण न करें, चाइना चाहता था कि हम वहां से
पूरब की ओर जो सड़क बन रही है जिसमें 21 किलोमीटर पहाड़ काटा जा रहा है, उस सड़क का निर्माण बंद कर दें। हम दौलत बेग ओल्डी पर सारे मशीन उतारते हैं और वहां से आसपास के क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के लिए ले जाते हैं। दौलत बेग ओल्डी आज हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट बन चुका है, जिसको कांग्रेस ने 50 साल तक टच नहीं किया था। जी तिवारी जी। मकर ध्वज जी, जी आवाज आ रही है आपको? जी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। अभी मुरारी शरण शुक्ल साहब ने पूरा डिटेल बताया कि कैसे ये जो सीमा विवाद है, चाइना क्यों चाहता है कि ये कभी भी सॉल्व ना हो, और वो जैसा कि ड्रैगन का हमेशा से आदत रही है कि वो धीरे धीरे करके भारत की जमीन को हथिया रहा है। और आप सबको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि जो पुल था, जिस पुल का निर्माण हो रहा था, वो 72 घंटा चला और भारतीय थल सेना ने उसे पूरा कर लिया है आज सुबह ही। और पूरा इसके कर लिया साथ है। ही इसमें एक अपडेट ये है कि आज चाइना ने, जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर है, आप में से किसी का फोन ऑन है या जो स्पीकर है उसको बंद कर देंगे? तो आज चाइना ने स्पीकर क्लेम तो किया ऑन है। नहीं है। हाँ, आवाज इको हो रही हाँ है। जी जी, आप कंटिन्यू करें। चाइना ने आज क्लेम किया है कि जो गलवान वैली है, ये पूरी की पूरी उनकी है। और जस के तस जो स्थिति 60 वर्षों से बनी हुई थी, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और हम सभी, मुरारी शरण शुक्ल साहब, मकर ध्वज तिवारी साहब और मेरी तरफ से शौर्य नमन संस्था की ओर से, एसआरओपी फिल्म्स की ओर से, शायरों का शहर, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच, पोएटिक आत्मा की ओर से, हम भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं, वीर सैनिक, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और मकर ध्वज तिवारी साहब की तरफ आते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीमा विवाद जो गलवान वैली में हुआ पूरा, और जो भी जो ताजा तरीन घटना हुई है, इसमें आपका टेक क्या है? देखिए, मैं वस्तुतः शुक्ला जी की कही गई पिछली सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इसको मात्र सीमा विवाद के रूप में मैं नहीं देखना चाहता। कोरोना महामारी के बाद चीन जो आर्थिक मसले पे पिछड़ा है, जिसकी वजह से उसकी वैश्विक दुश्मनियां बढ़ी हैं ताकतवर देशों से, स्वयं आर्थिक नुकसान को झेल रहा है। वो चीन जिसकी जीडीपी पहले 18 से 20% थी, आज 4 से 6 के बीच में आ रही है। वो चीन जो अतिवादी स्वभाव से है, आज नहीं लगभग 100 सालों का इनका इतिहास देखा है। माओ, ताओ और पिंग, इन्होंने हमेशा दूसरों की टेरिटोरी पे कब्जा करने की नीति को लेके चले हैं। इनका वियतनाम से विवाद है, इनका दक्षिणी चाइना सागर में विवाद है, इन्होंने हांगकांग, मकाऊ को जबरिया कब्जा कर रखा है। हांगकांग में अभी भी हमने देखा पिछले महीनों लगातार प्रोटेस्ट हुए। तो ये इसकी नीति रही है। जब इसके घर में दिक्कत हो रही है चीन के, तो ये हर मोर्चे पे आप देखिए कि हमको हांगकांग से भी खबर मिल रही है, हमको वियतनाम से भी क्लेश की खबर मिल रही है, और इन्होंने भारत को छेड़ा जानबूझ के। ये अपने लोगों को बताने के लिए कि हम कितने संघर्षों में चल रहे हैं, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अंदर चीन की जनता के मन में जो सरकार को लेके देश है और इन समस्याओं को लेके जो चीन जनता के मन में घुटन है, उसको ढकने के लिए चीन सबसे कहीं ना कहीं विवाद कर रहा है जानबूझ, जिससे कि वो अपनी बातों को ढक सके। सीमा विवाद तो वस्तुतः और ये सुलट भी सकता था, लेकिन हमारी पिछली सरकारों ने जो आज हम कर रहे हैं, जो पिछले 6 सालों में हुआ, हमने लगभग चीन से जुड़ी हुई हमारी 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा पे 250 से ज्यादा छोटे बड़े निर्माण कार्य चालू किए, जो पहले किए जा सकते थे। हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इसके बारे में सदन में भी कहा था और कई बार भाषणों में इसका उल्लेख किया था, लेकिन बाद की सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब नहीं लिया, इसके भी कई सारे कारण हैं। एक समाचार हमने सुना कि सीपीसी और आईएनसी यानी नेशनल कांग्रेस के बीच में 2008 में पार्टी टू पार्टी एमओयू साइन हुआ था। हो सकता है कि अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हमारे जिन दलों ने, जिन्होंने लंबे समय तक भारत पे शासन किया, उन्होंने जो गलतियां की, उससे चीन का जो जी खुला,
जो उसको बल मिला कि नहीं हम छेड़ेंगे, और छेड़ने के बाद भी ये कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि होता यही था कि ऐसा नहीं ये पहली बार हमारी सीमा पे अतिक्रमण किया गया है। अक्साई लद्दाख लिया इन्होंने, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उस समय की सरकार जो कमजोर इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, वो अक्सर हमेशा पीछे हटती गई। हमने देखा लद्दाख का आधे से ज्यादा हिस्सा लेने के बाद हमने प्रतिकार नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विवाद चलते, हमने प्रतिकार नहीं किया। तो चीन को यही लगा कि भारत अब भी रिटेलिएट नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा, इस ढंग से नहीं करेगा। लेकिन जो गलवान में हुआ, जो कॉम्बैट वॉर लड़ी हमारे सैनिकों ने, उसमें जिस तरीके से चीन को धूल चटाई, मैं कहूंगा कि पूरा वॉश आउट किया, उससे चीन बौखलाया हुआ है। इसको भी हम देख सकते हैं। चीन का जो गवर्नमेंट का ग्लोबल टाइम्स, उसके हम पिछले 2 दिनों के आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि मैंने देखा एक दर्जन से ज्यादा आर्टिकल भारत के विषय में उसने लिखे। वो कभी धमकी दे रहा है, वो कभी कह रहा है कि हम आपकी फिल्में देखते हैं, आप हमारा विरोध मत करो। चीन को ये भी नहीं लगा था, चीन की जनता, चीन की सरकार को अब की बार भारत की जनता से भी झेलना पड़ेगा। आप पिछले 2 दिनों के ट्विटर के ट्रेंड देखिए, जंग वन चाइना पॉलिसी, बाइकआउट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, ये सारे ट्रेंड भारत से हुए हैं। और इन सारे ट्रेंड को आप मानिए वैश्विक समर्थन मिला है। हांगकांग से समर्थन मिल रहा है, ताइवान से समर्थन मिल रहा है। तो चीन ये जो चारों तरफ से घिरा है इस घटना के बाद में वैश्विक स्तर पर, उससे मुझे लगता है कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। और अब ऐसी गलती निकट भविष्य में लगभग 6 साल भर तो ये करने की कोशिश भी नहीं करेगा, जब तक ये खुद कोरोना संकट और दक्षिणी चीन सागर में जो ये अमेरिका के साथ फंसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका ने वहां पे 2 वॉरशिप भेजी, और अभी कल का समाचार है कि अगर मुस्लिमों को लेके 4 बड़े देश, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा, संयुक्त रूप से चीन की आलोचना की है, बयान जारी किया है, और वहां पे मानव अधिकारों की बहाली के लिए फोर्स किया। तो चौतरफा चीन इस घटना के बाद घेरा जा रहा है, और चीन इन चीजों से बौखलाया हुआ है। ये बौखलाया हुआ चीन जो स्वभाव तक जोर भी है, डरपोक भी है। वर्तमान समय में भारत से और भारत की बुद्ध सरकार से सीधे ये जो इन्होंने गलवान में करने की कोशिश की है, संघर्ष करने से बच। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी डिटेल में बताया। और जो बात शुरू की थी मुरारी शरण शुक्ल साहब ने, आपने उसको आगे बढ़ाया, और इसके जो और भी पहलू हैं उन्हें सबके समक्ष रखा है। काफी सारे लोगों को एक्चुअल में ये जो विवाद है पूरा ये नहीं मालूम। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन की या चाइना की ये हमेशा से चाल रही है कि वो एक एक इंच करके जमीन को हथियाता है। वो चाहे वो जल थल कोई भी माध्यम हो, वहां पे अपना दावा करने से पीछे नहीं हटता। और इस वक्त जो किसी की आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है, प्लीज उसे म्यूट करेंगे तो इजी होगा। तो जल थल और नभ पे भी अब उसकी नजर आ चुकी है, अंतरिक्ष की होड़ में भी वो आ चुका है, और वो धीरे धीरे करके पूरे सिस्टम में घुस जाता है। वो कभी किसी गरीब देश को कर्जा देता है और उसके बाद उसे बंधुआ मजदूर बना लेता है। कभी धीरे से वो एक एक इंच करके 8-10 सालों में इतना सारा एरिया कवर कर लेता है कि किसी भी देश को आभास नहीं होता। और जैसा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी थी इस सरकार से पहले, ये बात निकल कर आई है मुरारी शरण शुक्ल साहब और मकरध्वज तिवारी साहब के वक्तव्य में। तो मैं मुरारी शरण शुक्ल साहब की ओर रुख करना चाहूंगा, और मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना जरूरी है हमारी सरकारों का अपने एक एक इंच जमीन का या एक एक सेंटीमीटर जमीन का हिसाब किताब रखना और देश की संप्रभुता को बनाए रखना। मुरारी जी। देखिए, चाइना हमसे सीधा युद्ध नहीं कर सकता है, उसकी हिम्मत भी नहीं है और हैसियत भी नहीं है, क्योंकि उसने 62 की लड़ाई
में भी हमारा दम देख चुका है। वो हमारे सैनिकों का, हमारे ऑफिसर्स का लड़ने का जज्बा और फाइटिंग स्पिरिट देख चुका है। 67 में जो हमने उसकी पिटाई की थी, जमकर उसको पीटा था और चाइना को पीछे खदेड़ा था, वो उसको अब तक याद है। 75 के क्लैश का भी उसको अभी तक याद है। इसीलिए 1971 में जब पाकिस्तान हमारे से युद्ध कर रहा है तो पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, उसके पीछे रसिया खड़ा था हमें डिस्टर्ब करने के लिए। 71 में हमने स्टेप लिया और उसको 2 टुकड़े में बांट दिया पाकिस्तान को, किंतु बाद की जितनी लड़ाइयां पाकिस्तान ने हमसे लड़ी है उसके पीछे चाइना खड़ा था। कारगिल वार में पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, कारगिल वार में हमसे चाइना लड़ रहा था। सैनिक पाकिस्तान के थे, फेस पाकिस्तान था, लेकिन जो आपने उस समय सुना होगा कारगिल की लड़ाई में कि विदेशी हथियार पकड़े गए पाकिस्तानियों के बंकर से, पाकिस्तानी सैनिकों के पास से। और विदेशी हथियार कहां से आए थे? वो सारा चाइना ने पहुंचाया था। कुछ हथियार उसने रसिया के उठाए, कुछ हथियार उसने अमेरिका के उठाए, और डिसीव करने के लिए, जिससे उसको उसका पार्टिसिपेशन, उसका एंगेजमेंट भारत को पता न चले, इसलिए उसने ऐसे खेल खेले। तो कारगिल की लड़ाई हमसे चाइना लड़ रहा था पीछे से। आज पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि हमसे सीधा सीधा लड़ सके। आज चाइना भी सीधा हमसे टकराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो जितना भी प्रॉक्सी वार हमसे करता रहा, चाहे वो कश्मीर के दहशतगर्दी की बात हो या पाकिस्तान के साथ हमारी सीधी लड़ाई की बात हो, सबके पीछे चाइना खड़ा है। तो चाइना ने सब लड़ाइयां लड़के देख लिया कि वो हमें कहीं भी मैच नहीं करता। तो कुल मिलाकर वो बॉर्डर पर हमसे फाइट नहीं करेगा, एक बात। दूसरा कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है चाइना के बॉर्डर के साथ, हम लगभग जगह पर बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं। जैसे हिमाचल का बॉर्डर है, तो हिमाचल की बॉर्डर पर हम हिमालय पर बैठे हैं और वो समझो समंदर में बैठा है, ये स्थिति है हमारी। तो हिमाचल में हमसे फाइट करने की उसकी हैसियत नहीं है, उत्तराखंड में हमसे फाइट करने की उसकी हैसियत नहीं है, अरुणाचल में भी वो नीचे है हमसे, तो अरुणाचल में भी उसको हमसे फाइट करने में साहस नहीं है। किंतु लद्दाख का जो पोजीशन है, लद्दाख में भी हम उससे बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं। यानी लद्दाख दुनिया का स्वर्ग है, आप जाएंगे तो पता चलेगा, उतनी सुंदरता कहीं नहीं है। और वो जो घाटी है वहां हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो चाइना से हम बेटर पोजीशन में वहां बैठे हैं। तो कुल मिलाकर चाइना हमसे लड़ने की स्थिति में नहीं है और भारत सरकार पीओके को लेने के लिए प्रयत्नशील है। पीओके को लेने का एक और मीनिंग है, वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि पीओके ने भारत ने जैसे ही ऑक्युपाई कर लिया तो गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारे पास आ जाएगा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों के आने से जो चाइना ने अरेबियन सी में पहुंचने का सपना देखा है इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से, जिसको सीपीईसी भी कहते हैं, तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसने बहुत मोटी रकम लगाया हुआ है। वो पूरा का पूरा पैसा चाइना का डूब जाएगा। और जैसे ही हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कैप्चर किया, पीओके को कैप्चर किया, गिलगिट बाल्टिस्तान ले लिया, और संजोग से हमने अगर अक्साई चीन भी ले लिया चाइना से, तो तुरंत बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ कभी भी रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे पीओके से सीधा अटैच हो जाएगा, बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा और बलूचिस्तान 100% भारत में विलय करेगा। तो ऐसी स्थिति में चाइना के सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। उसने जो चाइना में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है और इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो खर्चा किया हो, सारा पैसा डूब जाएगा, एक बात। दूसरी बात, चाइना के पूरे वर्ल्ड मार्केट में 20 साल पहले चाइना ने $500 बिलियन लगाया था। जो आप बता रहे थे ना अभिषेक जी कि चाइना किसी एक देश को कर्जा देता है और उसको फिर गुलाम बना लेता है, तो उसने ऐसे करके दुनिया के अनेक देशों को $500 बिलियन लगाया था जगह जगह से, और आज वो पैसा 20 साल में $5 ट्रिलियन हो गया है और लॉन्ग टर्म लोन उसने दिया है सारे देशों को। तो वो $5 ट्रिलियन का जो उसका पैसा है वो उसका डूबने के कगार पर है और वो जल्दी वसूली नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना के कंटेक्स्ट में बहुत सारे देशों ने उससे कंपेंसेशन क्लेम किया है एक बार, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला सब जा रहे हैं।
तो चाइना को बहुत भारी पड़ेगा वहां, क्योंकि सब देशों में कोरोना चाइना ने फैलाया है, प्लानिंग से फैलाया है, वुहान की वायरोलॉजी लेबोरेटरी से सब कुछ करके उसने फैलाया है, ये साबित हो रहा है। और फ्रांस तो ये भी कह रहा है कि अगस्त 2019 से ही कोरोना फैला रहा था चाइना, अपने लोगों को कोरोना कैरियर बना बना के दुनिया में भेज रहा था, ये फ्रांस बोल रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति चाइना के विपरीत है इस मामले में। दूसरी एक बात और बताता हूं, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। मैं स्टेटमेंट बड़े जिम्मेवारी के साथ दे रहा हूं। चाइना दुनिया भर में साइबर चोरी करता है। चाइना हैकिंग के फील्ड में टर्किश हैकर्स को और दुनिया के सारे बदनाम हैकर्स की सर्विसेज लेता है, उनको पैसे देकर उनका हेल्प लेता है। और चाइना ने 15 तारीख को हमारा गैलवान घाटी में फिंगर 4 के पास फाइट हो रहा है, और 18 तारीख को सुबह चाइना ने हमारे सारे बैंकिंग सिस्टम पर साइबर अटैक किया। भारत के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स ने मिल करके उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया और सारे सर्विसेज अच्छे से रिस्टोर किए, मेंटेन किए। किंतु उसने कोशिश की, जब वो बैंकिंग सेक्टर पर असफल रहा तो उसने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पर साइबर अटैक किया, और सेम अटैक उसने ऑस्ट्रेलिया में भी किया 18 तारीख को ही। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि चाइना हमारे यहाँ साइबर अटैक कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आधिकारिक उनका बयान है। तो कुल मिलाकर मैं इसके आगे की बात ये बताना चाहता हूं कि चाइना पर लगभग दुनिया के 100 देशों ने केसेस किए हैं। हथियार के फॉर्मूला चोरी से लेकर, फाइटर प्लेन के फॉर्मूला चोरी से लेकर के, सबमरीन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और जो फ्यूजन और फ्यूजन की टेक्नोलॉजी होती है न्यूक्लियर साइंस में, वहां से लेकर के और कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स तक के बनाने के फॉर्मूला की चोरी करने में चाइना संलिप्त रहा है। चाइना ये सारे फॉर्मूला चोरी करके उन देशों में वो टेक्निक पर प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले अपने यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करता है और बाजार में डंप कर देता है। चाइना ये खेल बहुत लंबे समय से खेल रहा है, और इसलिए साइबर चोरी के केसेज उसके खिलाफ दुनिया के अनेक देशों ने किया हुआ है। और किसी किसी देश के तो 50-50 केसेज हैं, जैसे अमेरिका के अनेक केसेज हैं, कनाडा के अनेक केसेज हैं, ब्राजील के अनेक केसेज हैं, मेक्सिको के अनेक केसेज हैं, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज ने उस पर बहुत सारे केसेज किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी उसके ऊपर केसेज हैं, एशियन कंट्रीज के भी उसके ऊपर केसेज हैं, तो जापान और रशिया के भी उसके ऊपर केसेज हैं। कुल मिलाकर चाइना पूरी दुनिया में चोरी करता फिर रहा है। ऐसा घटिया जिसको पॉकेट मार टाइप का कंट्री बोलते हैं, कि रास्ता चलते राहजनी कर रहा है, रास्ता चलते लोगों से छीना झपटी कर रहा है, इस टाइप का वो देश है। ऐसा देश कभी युद्ध के मैदान में नहीं टिक सकता, और इसलिए भारत के साथ उसके टिकने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट है और स्टैंड है, वो समझने के लिए हमें लद्दाख के सांसद का बयान एक बार जरूर कोट करना चाहिए। लद्दाख के सांसद नामग्याल ने परसों बयान दिया है, आज तक को और कई चैनलों को इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि अक्साई चीन हमारा है। उसका ऐतिहासिक नाम दूसरा है, बाद में अक्साई चीन नामकरण मकर ध्वज ने ठीक कहा कि वो अक्साई लद्दाख है, तो उसका नाम गाय के ऊपर है, और वो गाय का चारागाह का क्षेत्र है, गाय वहां चरने जाती थी, ऐसा क्षेत्र उसको माना जाता है। बाद में उसका नामकरण अक्साई चीन उसने किया, तो उस क्षेत्र को यदि नामग्याल कहते हैं ये हमारा है, बोला, उन्होंने कहा कि अक्साई चीन लद्दाख का है, ये भारत का है, और इसको वापस लेने का सबसे उचित समय आ गया है। नामग्याल ने बयान दिया है, और नामग्याल ने बयान कब दिया है? नामग्याल पेंगोंग एरिया में 3 दिन, बॉर्डर के लास्ट गांवों में 3 दिन वहां रहकर आए हैं, ग्रामीणों के घर में रहकर आया है हमारा वहां का सांसद, और वहां से लौटने के बाद उसी समय ये घटना घटी है। और हमारे सांसद ने, वहां के सांसद ने ये बयान दिया है कि चाइना की पूरी टेरिटरी लेने का उचित समय आ गया है, और गिलगिट बाल्टिस्तान भी लद्दाख का है, वो भारत का है, उसको भी वापस लेने का हमारा समय आ गया है। बाबा विश्वनाथ के कैलाश पर्वत को लेने का उचित समय आ गया है, और मानसरोवर झील को वापस लेने का उचित समय आ गया है।
ये वहां के सांसद का बयान है। सांसद ने अपने मन से बयान नहीं दिया है। इसका मतलब है भारत सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि चाइना से हम चाइना के ऑक्यूपेशन वाले सारे एरिया को वैकेट करा लें। अभिषेक जी। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात बोली आपने। और ये जो हालात जो चल रहे हैं वो जरूर इस और इशारा करते हैं कि ये जो स्थिति है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो चाइना के बीच में, और जो पाकिस्तान वहां से मौके की तलाश में है कि कब एक फ्रंट से हो। तो इसी के बारे में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध होता है तो यकीनन वहां से पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान युद्ध में उतर सकता है। परंतु चाइना का जो वस्तु स्थिति है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो भी कोई खासी अच्छी नहीं है। चाइना का जो कंडीशन है इस वक्त, चाइना का कंडीशन ये है कि जो चाइना के आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ओशियानिया, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नेपाल और वियतनाम, इनमें से काफी सारे देशों के साथ चाइना के, चीन के खुद के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। और तिब्बत की जो त्रासदी है वो आप सभी को पता ही है कि वो कई वर्षों से चली आ रही है। और मकर ध्वज जी, अब आपको नहीं लगता कि भारत की सरकार को इन सारे मुद्दों पर अब चाइना को घेरना चाहिए इंटरनेशनली, और अब हमें उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए जिन देशों के साथ चाइना के संबंध खराब हैं? अगर आप ध्यान से देखें भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को पिछले 6-7 महीने के, तो आप ये पाएंगे कि तो आप ये पाएंगे कि भारत सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने वियतनाम के साथ अपने प्रौद्योगिक और सामरिक दोनों रिश्ते बढ़ाए हैं पिछले सालों में। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हालिया एक समझौता किया है जिसमें अंडमान निकोबार के साथ ऑस्ट्रेलिया के भी एक द्वीप को सामरिक और औद्योगिक महत्वों के लिए दोनों देश काम में ले सकेंगे। भारत के जापान के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत सरकार हांगकांग को रिकॉग्नाइज नहीं करती है लेकिन उसको डिनाई भी नहीं करती है। ताइवान के पक्ष में भारत सरकार पिछले कुछ महीनों से, खासकर जब से ये कोरोना एपिडेमिक सामने आया है तब से मुखर हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे इलाके में अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो चीन के साथ कौन होगा, तो चीन के साथ दो लोग होंगे, साउथ कोरिया होगा और पाकिस्तान होगा। इसके अलावा सिंगल किसी अन्य देश यहाँ पे चीन को कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। इसका कारण खुद चीन की विस्तारवादी और अतिवादी नीतियां हैं, जो भी आपने कहा। चीन, शुक्ला जी की बात में सहमत हूं कि भारत के साथ कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने की ना तो क्षमता रखता है ना इरादा रखता है। तो उसे पता है कि अगर ये हुआ तो हमारा नुकसान होगा। कारण वर्तमान सरकार सक्षम है, साथ ही भारत की जो आम जनता है वो सब कुछ झेल सकती है, लेकिन भारत माता पे प्रहार नहीं झेल पाती। उसका आवेग और गुस्सा चीन के प्रति तीव्र हुआ है, तेज हुआ है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और चीन के लगभग 20 से 25% सामानों का खरीदार भी। भारत के साथ सीधा उलझने की गलती चीन ना करेगा, ना युद्ध करेगा। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि युद्ध करने की गलती ये दोबारा नहीं करेंगे। इन्होंने गलवान में जो किया है उसके बाद इनको पूर्ण रूप से बेहतरीन तरीके से एहसास हुआ है। इनके पड़ोसी लगातार देखा जाए परसों ताइवान और वियतनाम से और हांगकांग से आम जनता इस घटना के बाद वहां के सोशल मीडिया अकाउंट जो वहां चलते हैं, फेसबुक वगैरह को जब एक एजेंसी ने उस पर रिसर्च करी तो उनका ये कहना है कि भारत के समर्थन में वहां की आम जनता, शासन छोड़ दीजिए, आम जनता के उद्गार देखने को मिले हैं। तो चीन द्वारा शोषित ये जो इसके पड़ोसी हैं, ये इस स्थिति में अगर युद्ध होता है तो निश्चित रूप से भारत का सहयोग करेंगे। और चीन
होने की स्थिति में पाकिस्तान दूसरे फ्रंट पे लड़ने की गलती नहीं करे। पाकिस्तान की जो आमद है, वस्तुतः चीन ने वहां पे सीपेक में और अन्य मामलों में निवेश किया है, लेकिन वो निवेश इतना नहीं है जितना निवेश अमेरिका दान के रूप में वहां पे करता है। अभी वहां तक नहीं। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान पे जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, साथ ही पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान का दूसरा मैं कहता हूँ फाइनेंसर और बाप समझ लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ भारत के रिश्ते और खासकर वर्तमान प्रधानमंत्री के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका पाकिस्तान को रोकेंगे तो पाकिस्तान की मजाल नहीं होगी कि वो यहाँ पे दूसरे फ्रंट में युद्ध लड़े। हाँ, इतना हो सकता है कि ये सीमा वायलेशन करेंगे, घुसपैठ करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी जम्मू कश्मीर सीमा पर हमारे सैनिकों की पुख्ता है। हमने कल 8 हिजबुल मुजाहिदीन के वहां पे मारे हैं। अतः ये माना कि चीन लड़ेगा, ये इसके चांस बहुत कम है। आप मान लीजिए कि लगभग 80% ऊपर चांस ही नहीं है कि चीन सीधा युद्ध करेगा। और अगर चीन युद्ध करता है तो पाकिस्तान की तरफ से दूसरा फ्रंट खोल के सीधे युद्ध लड़ेगा, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। घुसपैठ चलेगी, ये हो सकता है कि ये सीजफायर वायलेशन ज्यादा करें। भारत के कुछ सेना को इनका ये होगा कि हम भारतीय सेना को इधर इंगेज करने की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं सकता। जी अभिषेक जी। बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड में आपने बताया कि वस्तुतः जो वस्तु स्थिति है कि युद्ध ना होने की, कि युद्ध नहीं होगा और वो क्यों नहीं होगा। और अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो चाइना है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा जो अपनी मीडिया के माध्यम से ही नहीं फैला रहा, अपने एप्स के माध्यम से भी फैला रहा है। और कुछ एक यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं कि हम जो चाइना का जो प्रोडक्ट है, जो चाइना की पॉलिसी है, चाइना के जो गुड्स है, उसका अल्टरनेटिव क्या है। और आपको नहीं लगता, जो मेरे साथ जो बुद्धिजीवी पैनल में बैठे हैं, मुरारी शरण शुक्ल साहब और मकर ध्वज तिवारी साहब, कि ये अब भारत सरकार का सबसे पहला फर्ज और पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो इस देश में आने से रोका जाए। जो चाइनीज ऐप हैं उन्हें प्ले स्टोर या अलग अलग जो ऐप स्टोर्स पे वो उपलब्ध हैं, वहां से उन्हें या तो अनइंस्टॉल किया जाए या भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए, ताकि वो हिंदुस्तान में किसी भी तरह से डाउनलोड करके यूज करने के काबिल ही ना रहे। मुरारी जी। अभिषेक जी, चीन की जी पहले मुरारी जी। हाँ मुरारी जी। बोलो। हाँ जी, शुक्ला जी कहिए। बहुत सारी चीजें हम एक झटके में नहीं कर सकते। इंटरनेशनल पैरामीटर्स का हम ख्याल रखते हैं, चाइना भले ही ना रखता हो, और इसलिए हम गूगल के प्ले स्टोर में सारी चीजें चाइनीज प्रोडक्ट्स हटा दें, ये तो हम अभी करने वाले नहीं हैं। किंतु भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और MTNL और BSNL को और साथ में सारे टेलीकॉम कंपनीज को कहा है कि डोंट इंस्टॉल चाइनीज इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी चाइनीज इंस्ट्रूमेंट आप इंस्टॉल मत करिए अपने सर्विसेज को इनहांस करने के लिए। आप जापान से, कोरिया से, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी हायर करिए और अपना काम करिए, चाइनीज इंस्ट्रूमेंट मत हायर करिए। ये सारे टेलीकॉम कंपनीज को भारत ने 17 तारीख को ही बोला है। और इसके आगे 2016 में चाइना की एक कंपनी से हमने 400 किलोमीटर से अधिक के रेलवे ट्रैक पर सिग्नल लगाने का उसको टेंडर दिया था। तो वो टेंडर हमने 471 करोड़ का टेंडर था, वो हमने कैंसिल किया है। अभी और भी चाइनीज कंपनी के टेंडर्स हम कैंसिल कर रहे हैं। हो सकता है कि वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियां भी भविष्य में पैकअप करके वापस भेज दी जाएं। भारत सरकार कमिटेड है चाइना को इकोनॉमिक आघात देने के लिए। भारत सरकार उसके विकल्प स्वयं के देश में भी खड़ा करने में के विकल्प तरीके सोच रही है, और भारत की जनता को भी सोचना चाहिए। और भारत की जनता को, विशेषकर युवा पीढ़ी को यह भी सोचना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी है जिसका विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों के बिना भी काम चलाया जा सकता है, जैसे टिकटॉक के बिना काम चलाया जा सकता है, जैसे जूम के बिना काम चलाया जा सकता है। अगर कहीं विकल्प मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो बिना विकल्प के कोशिश करिए। तो बहुत सारी चीजों का एडिक्शन हमें छोड़ने की आवश्यकता है। हम
चाइना के खिलौने खरीदने की जगह मेरे बचपन की मैं बात आपको बताता हूं। हमारे गांवों में जो छोटी बच्चियां होती थी, वो जो हमारे कपड़े बेकार हो जाते थे यानी फट जाते थे, पुराने पड़ जाते थे, उन कपड़ों को हम फेंकते नहीं थे, वो कपड़े हमारे यहाँ संजो कर रखते थे। और हमारी छोटी छोटी बच्चियां सुई धागा लेकर उन पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती थी, उन पुराने कपड़ों के गुड़िया बनाती थी और गुड़िया के बड़े चोटी करते थे, मांग में टीका लगाते थे, उसकी आंखें बनाते थे, उसके मुंह बनाते थे, नेल पॉलिश से भी थोड़ा सा उसमें कलाकारी करते थे। और उसके बाद उसको आषाढ़ सावन 2 महीने उसको खूब खिलाते थे, पालने पर झुलाते थे और भादों के महीने में उसको ले जाकर नदी में बहा देते थे। ये हमारे यहाँ परंपरागत खेल था छोटे 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 बच्चियों का। अब ये खेल कितना बड़ा था, गहरा मीनिंग लिए हुए था कि एक तो हम अपने पुराने कपड़े फालतू में फेंक कर कूड़ा क्रिएट नहीं करते थे, दूसरा हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी में उन कपड़ों को काम लाते थे। हमारे बच्चे गुड़िया यानी मानव स्ट्रक्चर बनाने के एक्सपर्ट हो जाते थे। कब? जब वो 3 साल 4 साल 5 साल की आयु की होती थी, यानी उनको सुई धागा संभालने भी आ जाता था, सुई में धागा डालने भी आ जाता था, सिलने भी आ जाता था और एक मानव आकार आकृति बनाने का भी हुनर उनको आ जाता था। ये कितनी बड़ी क्रिएटिविटी थी। वो सब कुछ हटा करके, वो सारी क्रिएटिविटी हटा करके आज हमने बच्चों को टॉक्सिक चाइनीज डॉल पकड़ा दिया है। इससे हमें बचने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर उदाहरण के रूप में बताया है। हम ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस अपने हटा सकते हैं जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। उसके विकल्प कई जगह हमारी परंपराओं में है और कई चीजें जो हम इंटरनेट और सोशल मीडिया और ऐसे बहुत सारी चीजों में एडिक्ट हो गए हैं, उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। चाइनीज सब चीजों को अनइंस्टॉल करके हमें उसके बिजनेस पर एक आघात करना चाहिए। उसके सामग्रियों का उपयोग किए बिना भी, अब जैसे दिवाली में चाइना के लड़ियों का और चाइना के सब चीजों का हमने बैकआउट किया, चाइना के कलर्स का, चाइना की राखी का हमने बैकआउट किया पहले से ही, तो हमारा काम उसके बिना रुक गया ऐसा तो नहीं हुआ, हमारा काम उसके बिना भी चला। चाइना के आए हुए दिए हम न जलाएं, हम अपने कुम्हारों को व्यापार दें, उनके बनाए हुए, उनके चाक पर गढ़े हुए दियों को जलाए। और हमने ऐसा किया भी पिछले 3-4 दिवाली से। तो डोकलाम के बाद से ही हमारे देश में नौजवानों ने, भारत की पूरी पीढ़ी ने, गांव-गांव के लोगों ने चाइना के सामग्री का विरोध शुरू किया। तो हमें चाइना को एक बड़ा आर्थिक आघात देने की जरूरत है, क्योंकि चाइना के लिए भारत भी एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट है और भारत के मार्केट की ताकत को चाइना भी इग्नोर नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। और इसलिए चाइना को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले आर्थिक आघात देना ही चाहिए। भारत के जवानों का कमिटमेंट इसमें नजर आना चाहिए, भारत की युवा पीढ़ी का कमिटमेंट नजर आना चाहिए। चाइना को इकोनॉमिकली हम जितना डैमेज करेंगे, हमारे प्रयास करने से चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट, चाइना की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 2-3% पर आ सकता है, 1% पर आ सकता है, निगेटिव में भी जा सकता है। क्योंकि चाइना का बहिष्कार अब पूरी दुनिया करने वाली है, पूरी दुनिया से विरोध के स्वर दिख रहे हैं। एक बात मैं आपको आपके प्रश्न से हटकर बताता हूं अभिषेक जी, कि जिस दिन भारत ने चाइना पर अटैक किया, चाइना के बॉर्डर जुड़ते हैं 14 देशों से और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है 23 कंट्रीज से, 23 देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऑस्ट्रेलिया से उसका बॉर्डर जुड़ता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में 2500 किलोमीटर की दूरी है, किंतु ऑस्ट्रेलिया से भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना इतना घटिया देश है। दूसरी बात बताऊं, चाइना का जो चाइनीज वाल है, ग्रेट चाइनीज वाल जिसको चाइना के लोग बोलते हैं, उस चाइनीज वाल के दक्षिण में चाइना था ही नहीं। उस वाल के दक्षिण में मंगोलिया हुआ करता था पहले। मंगोलिया के लोगों ने चाइना पर अटैक कई बार किया और चाइनीज को बड़ी बुरी तरह मारते थे और चाइना उनके अटैक से बड़ा परेशान था। और इसीलिए जैसे चाइना को थोड़ी सी फुर्सत मिली तो चाइना ने मंगोलिया के अटैक से बचने के लिए दीवार बनाया। इसका मतलब है कि उस दीवार के दक्षिण में जो चाइना बढ़ा है वो 1-1 इंच जमीन मंगोलिया की है और उसके बाद की जमीन तिब्बत का है। तिब्बत को यदि आजाद कर दें हम तो चाइना का बॉर्डर भारत से लगता ही नहीं है। एक जगह लगता है जहां भारत का हिंदू कुश के आगे अफगानिस्तान टच करता है, जहां
जो पुराने यूएसएसआर के कंट्रीज हैं, जो उनसे यूएसएसआर से सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जो किर्गिस्तान, ये सारे देश हैं, वहां अफगानिस्तान के बॉर्डर से जहां वो टच करते हैं, उस जगह पर थोड़ा सा चाइना का बॉर्डर हमको छूता है। और बाकी पूरे क्षेत्र में लेह लद्दाख से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और बाकी सारे जो देश है, मतलब बाकी सारे जो भारत के राज्य हैं, अरुणाचल से लेकर सारे उधर, वो सब राज्यों के पास जो भी बॉर्डर चाइना का आज हम चाइनीज बॉर्डर कह रहे हैं, वो तिब्बत का बॉर्डर है। बर्मा से भी तिब्बत टच करता है, चाइना टच नहीं करता। तो पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, 1949-50 में जो हमने गलती की, तिब्बत थाली में परोसकर चाइना को दे दिया, हम तिब्बत को आजाद कराएं, तिब्बत की फाइटिंग फोर्स बनाकर और तिब्बत से चाइना को खदेड़ें, तो चाइना हमारी सीमा से दूर हो जाएगा और चाइना को बहुत बड़ा आघात लगेगा। क्योंकि तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंची भूमि है, सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ देश है, और उसको खाली कराने का मतलब है, उसको भारत का अलाई बनाने का मतलब है, उसको भारत में विलय कराने का मतलब है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक रणनीतिक प्लेस पर अपनी आर्मी और अपने एयर बेस को बिठाने में सफल हो जाएंगे। परिस्थितियां अनुकूल है और ये काम हमें जितनी जल्दी कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर चाइना को भारत के नौजवान एक आर्थिक आघात दें और भारत अपने रणनीतिक कुशलता से चाइना को झटका दे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि नेपाल में चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, बहुत ज्यादा एफडीआई करके नेपाल को अपने चंगुल में लेने का प्रयास आरंभ किया है। और नेपाल के साथ भारत का 1400 किलोमीटर का बाउंड्री है। 1400 किलोमीटर की बाउंड्री पर हमारी सेना तैनात नहीं होती है भारत और नेपाल के संबंधों के कारण। ये 1400 किलोमीटर को वो खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है चाइना। हमने एग्रेसिव रणनीति नहीं अपनाई, हमने चाइना को चाइना के घर में चैलेंज नहीं किया, लेकिन चाइना आकर हमारे घर में चैलेंज करना शुरू हमें कर चुका है। हमने हम्बनटोटा श्रीलंका का पोर्ट है, उस पर चाइना आ गया था और श्रीलंका में हमारे विरोध की सरकार थी, इस कारण उसको सफलता मिल रही थी। हमने श्रीलंका में सरकार बदल दिया, हम्बनटोटा वापस श्रीलंका को दिलाया, तो श्रीलंका के पास हमारा चाइना से जो सरदर्द था वो खत्म हो गया। हमने मालदीव में हमारी विरोधी सरकार थी, तो सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का और चाइना का एजेंडा वो परस्यू करता था। हमने मालदीव में सरकार चेंज करा दिया, अपने फेवर की सरकार बनवाई, तो मालदीव का सिरदर्द हमारा खत्म हो गया। यही सेम काम हमें नेपाल में करने की आवश्यकता है। नेपाल के वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। भारत को अपनी पूरी ताकत लगाकर यह काम कर देना चाहिए और वहां अपने फेवर की सरकार बनवाना चाहिए, जिससे चाइना की वहां मनमर्जी चलना बंद हो जाए। चाइना आज नेपाल में सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर बन गया है, दूसरे नंबर पर वहां ब्रिटेन है और तीसरे नंबर पर भारत है। भारत ने इन्वेस्टमेंट के मामले में, नेपाल का देखभाल करने के मामले में बहुत अनदेखी किया है। ये गलती भारत से हुई है, किंतु अब इस गलती का परिष्कार करने का टाइम आ गया है। हमें नेपाल को अपना एक मजबूत किला बनाकर विकसित करना चाहिए। चौथी बात, हमें बर्मा और बांग्लादेश को भविष्य में चाइना का हथकंडा बनने से रोकना चाहिए और इसीलिए इन दोनों देशों के बारे में भी सजगता से काम करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। अगर वो चाइना के हाथ में गया तो हमें बहुत हानि होगी, और यदि बर्मा उसके हाथ में गया तो बर्मा भी बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है, बर्मा भी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। इसलिए इन दोनों देशों से भी हमें अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखना होगा, एक अच्छा तारतम्य बनाकर रखना होगा। और नेपाल के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया। तो इतना काम सरकार के करने के टास्क और हम भारतीयों के करने के टास्क हैं। हमें किसी को भी अपनी जिम्मेवारी से बचने का समय नहीं है। सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए और सरकार और जनता दोनों मिलकर चाइना को एक जोरदार झटका देना ही चाहिए, जोरदार सेटबैक देना चाहिए। और इसके आगे मैं पांचवी बात कहना ये चाहता हूं कि भारत में चाइना के कुत्ते बहुत सारे भरे हुए हैं और इन चाइनीज दलालों को पहचानने की आवश्यकता है। इनके शहरी माओवादियों
और मार्क्सिस्टों के कुचक्र को समझने की आवश्यकता है। जनता इनको जितनी जल्दी पहचानेगी उतना जल्दी चाइना को काउंटर करेंगे, क्योंकि चाइना से लड़ते समय इनको भी हमें इनकाउंटर करना पड़ेगा, इनसे भी हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्सवादियों का और नक्सलियों का जो बड़ा गिरोह और शहरी माओवादियों का गिरोह इस देश में है, वो सारे के सारे चाइना के पालतू लोग हैं। तो कुल मिलाकर उनको भी पहचानने हमारी नई पीढ़ी को सीख लेना चाहिए। जितनी जल्दी ये सीखेंगे उतना हमारा भारत जल्दी विजयी होगा। और भारत के विजय की शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार फिर से सैल्यूट, भारत के दिवंगत जवानों को सैल्यूट, और भारत की जनता ने जो पराक्रम दिखाया है गैलवान घाटी में, उस पराक्रम को मेरा नमन। मकरध्वज जी। जी जी अभिषेक जी, शुक्ला जी ने हमें इन चाइनीज एप्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में जो भी कहा, लगभग सारी बातें एकदम सही है। इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि चीन का बहिष्कार हम सीधा नहीं कर सकते, एकदम सही है। ऐसा नहीं है कि हमने कल से ही चाइना सामान लेना बंद कर दिया। हमें मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया में फर्क देखना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि भैया साउमी चाइनीज कंपनी, आप इसका सामान क्यों खरीदते हो? अगर साउमी का फोन इन इंडिया है, नोएडा या फिर हमारे हैदराबाद, चेन्नई के किसी प्लांट में बना है, तो उसको खरीदने में हमें फायदा है। आप उसको रुपए में खरीद रहे हो, वो रुपया आपके यहाँ भारत में रहा है, उसका प्लांट लगने से भारत में निवेश आया है और उसके प्लांट में काम कर रहे लोगों से भारत में ही रोजगार मिल रहा है। मेड इन चाइना मतलब कि वो प्रोडक्ट जो सीधे चाइना में बन के आ रहे हैं और भारत में या तो उनको डंप किया जा रहा है या फिर भारत को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार, हमें चाइनीज झालरों की आवश्यकता नहीं थी। इन चीजों को हमें छोड़ना होगा। चीन की कई कंपनियां भारत में काम करती हैं, उनका अच्छा निवेश है, उनके प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं। आप खरीदने से पहले ये देखिए कि चाहे वो एमआई का प्रोडक्ट हो, चाहे वो सैमसंग का प्रोडक्ट हो, बन कहाँ रहा है। अगर वो मेड इन इंडिया है, अगर आपका आईफोन भी मेड इन इंडिया है तो आप उसको खरीदिए। अगर आपका एप्पल का फोन मेड इन इंडिया है तो आप उसको खरीदिए, क्योंकि मेड इन इंडिया में होने से भारत को उससे लाभ है। हमें इनसे सीधे आ रहे जो बेफिजूल की चीजें, जैसे खिलौने, चीनी खिलौने सस्ते होते हैं। चीनी खिलौनों के यहाँ आने से जो भारत का खुद का खिलौनों का बाजार है, उसको कितना नुकसान हुआ है। जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है, जो पिछले 30 साल पहले भारत में ऐसा नहीं था कि अच्छे खिलौने, मजबूत खिलौने नहीं बनते थे और कुछ कंपनियां ऐसी थी जो बाहर भी भेजती थी। लेकिन जब से हमने चीन सस्ते खिलौनों को भारत में जगह दी, यहाँ हमने उनको चलने दिया, हमारी एमएसएमई सेक्टर के खिलौना उद्योग लगभग बर्बाद हो गया। जैसे कि मोबाइल कवर वगैरह, जो चीजें जो सस्ती आती हैं, उनके चक्कर में हम पड़े रहते हैं। चीन के पर्दे, क्लोथिंग, बेडशीट वगैरह जो सस्ते मिलते हैं, उनके लिए हम उनको यहाँ डंप किया जाता है और हम उनका उपभोग करते हैं। हम पहले इन चीजों को छोड़ चालू करें, ये सब चीजें छोड़ना हमारे बस में है। हम भारत का प्रत्येक नागरिक एक प्रण करे, वो ये सोचे कि हमें आज से पंचवर्षीय योजना जो चलती थी, वैसी पंचवर्षीय योजना भारत का प्रत्येक नागरिक करे कि हमें 5 सालों में चीन की बनी हुई ये चीजें ऐसे ऐसे छोड़नी है। आप पेन खिलौने से चालू की और 5 साल बाद इन चीजों को आप छोड़ते जाएंगे, भारत का पैसा भारत में रुकता जाएगा, भारत सक्षम होगा, भारत सक्षम होगा तो आप सक्षम होंगे। तो हो सकता है कि 5 साल बाद आप चीन की किसी कंपनी के पूरे लैपटॉप को, कैमरा को छोड़ने में सक्षम हो। जरूरी ये नहीं है कि हम आज ही छोड़ना चालू करें, जरूरी ये है कि हम छोड़ना चालू करें, उसको धीरे धीरे छोड़ना चालू करें और उसको लगातार करते रहें, अपनी आदत बनाएं। हम इस मामले में जापान से सीखें। जब विश्व युद्ध में जापान को अमेरिका की वजह से नुकसान हुआ, तुरंत जापान को खड़ा करने के लिए अमेरिका की मदद की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं था कि जापानियों ने एक दिन में छोड़ दी, उन्होंने उसकी सहायता ली। सहायता लेने के बाद सशक्त हुए और धीरे धीरे उन्होंने दूसरे देशों से मिलने वाली चीजों को त्यागा और आज जापान का लगभग 80% लोग वहां के वहीं की चीजों का उपभोग करते हैं। तो हम धीरे धीरे बॉयकॉट चाइना की तरफ जब बढ़ेंगे, उसको अपनी आदत में डालेंगे, तो एक समय आ जाएगा कि हमें चीन की बनी हुई किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसको नियम बनाए, हम इसको एक जोश में आई हुई भावना हमने
आज छोड़ना है, आज ही चीन को बायकॉट करना है, वैसा नहीं चलना है। हमको इसको नियम में डालना है, हमको जापानियों से सीखना है। हम धीरे धीरे हम अपना पूरा एक पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए। हम कम महत्व की चीजों से शुरू करके और जो विशेष चीजें वहां तक पहुंचे, और चीन की चीजों का त्याग करें, क्योंकि सहसा और तुरंत ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए नियोजित तरीके से भारत के प्रत्येक नागरिक को चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला मकर ध्वज साहब आपने। और ये जो हालात हैं, इन हालात पे सभी को नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। और इस देश के नागरिक होने के नाते कोशिश कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मकर ध्वज तिवारी जी ने बताया, आप चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए। और वो शैतान बच्चा एक होता है कि जो एक ही दिन में सोचता है कि मैं आज ही बॉडी बना लूंगा अगर जिम जाता है तो, या अगर डांस क्लास में जाता है तो वो सोचता है कि मैं एक ही दिन में, तो एक दिन में आप चीन को नहीं हरा सकते। जैसे चीन ने एक एक इंच करके स्ट्रेटेजी बना बना के अलग अलग देशों के साथ छल कपट के साथ उनकी भूमि का अधिग्रहण किया, या फाइनेंशियली किसी देश के सिस्टम में घुसकर, या उस देश के कुछ लोगों को खरीद कर, जैसा कि शुक्ल साहब ने डायरेक्टली कहा, मुरारी शरण शुक्ल साहब ने, कि जो चीन के पालतू पाले हुए कुत्ते हैं, जो अलग अलग देशों में चीन की हड्डियां और टुकड़े खा के जो भौंकते हैं, उन लोगों को आज के युवा को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा नेता, कौन सा लीडर आपके लिए सही है, आपको सही माध्यम से सही तरीके से लीड कर सकता है। आप इसे पहचानिए, और आप इसे पहचानने के साथ साथ अपने राष्ट्र हित को, देश हित को सर्वोपरि रखिए। और मैं जाते जाते एक सवाल और, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और जब कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है, तो इसमें से शायद एक पॉइंट ऐसा है जिसपे मुझे लगता है कि हमें डिस्कशन करना चाहिए कि क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि, क्योंकि पूरा जो वैश्विक समुदाय है चीन को एज अ कल्प्रिट देख रहा है, और अब आने वाले वर्षों में वहां से जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अब हटने वाले हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया हिंदुस्तान को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से एक बहुत ही मुफीद जगह मान के चल रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो विवाद चाइना बढ़ा रहा है, ड्रैगन बढ़ा रहा है, कहीं इसके पीछे ये भी एक मुद्दा हो सकता है? शुक्ल साहब। ये ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना को आज अपराधी मान रही है कोरोना के कारण से। पूरे दुनिया के देशों में लॉकडाउन हुआ, सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक गई। ये अलग बात है कि पर्यावरण को इससे लाभ हुआ, क्योंकि मनुष्य की गतिविधियां रुकने से पर्यावरण पोषित होता है, लेकिन वो उसका क्रेडिट किसी कंट्री को नहीं दिया जा सकता। वो तो डिस्क्रेडिट में एक आपको वरदान मिला है। किंतु चाइना पर सारे दुनिया के देश सैंक्शन लगाने की तैयारी में है, एक बात। दूसरा, चाइना में जिन जिन देशों की कंपनियां अभी काम कर रही हैं, उनमें से अनेक देशों की कंपनियां वाइंड अप कर रही हैं। जैसे जापान ने अपने सारे कंपनियों को पैकअप करने को पहले ही बोल दिया है, और जापान की सारी कंपनियां चाइना छोड़कर जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो कंपनियां चाइना से निकल रही हैं, वो भारत को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं, क्योंकि भारत में लेबर भी सस्ता है चाइना की तुलना में, भारत में वातावरण भी अनुकूल है, भारत की सरकार लिबरल भी है काफी, और भारत की सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट किया है, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट किया है। तो बिजनेस का वातावरण भारत के अंदर बढ़ा है। आज दुनिया की सारी कंपनियां दो देशों की तरफ रुख कर रही हैं, एक वियतनाम और एक भारत, और दोनों ही चाइना के कट्टर दुश्मन हैं। तो इसीलिए ये बात चाइना को हजम नहीं हो रही। भारत के अंदर वातावरण खराब है, ये सिद्ध करने के लिए भी चाइना हमसे उलझने की कोशिश कर रहा है, और इसी प्रयास में वो नेपाल को उकसा रहा है, इसी प्रयास में वो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा कर रहा है, जिससे ये भारत में, ये दुनिया में मैसेज जाए कि भारत के अंदर वातावरण अच्छा नहीं है, और इसका लाभ चाइना को मिले। क्योंकि भारत जैसे तेजी से बढ़ेगा, भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो चाइना पिछड़ेगा।
भारत चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और पावरफुल देश है। भारत में जितने प्राकृतिक संसाधन है, भारत का की जनता, भारत का यूथ जितना इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंसी का लेवल भी चाइना में नहीं है। तो भारत को हर मामले में एज है चाइना से। एक ही कमी थी कि भारत में इन्वेस्टमेंट अभी तक एफडीआई बहुत भरपूर नहीं था। चाइना के मुकाबले में हम बहुत पीछे थे और वो अब होता हुआ दिख रहा है, टेबल टर्न होता हुआ दिख रहा है। चाइना को सबसे बड़ा दर्द इस बात का भी है। इस विवाद के पीछे यह भी एक मुद्दा है। अभिषेक जी। मकर ध्वज जी, जी अभिषेक जी। आप टिप्पणी देना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं, मैं यहाँ पे एकदम शुक्ला जी की बात से अक्षरशः सहमत। और इन्हीं अस्थिरताओं को दिखाने और जताने के लिए और कारण जो वैश्विक समुदाय की नीतियों, रीतियों और स्वार्थों में परिवर्तन हुए हैं, उनके बाद जो चीन के खिलाफ जो सेंटिमेंट है, वो जिस तरह ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों को लाभ दे रहा है और ये चारों प्रमुख देश को चीन अपना दुश्मन मानता है, तो आप ये देखिए इन चारों के साथ विवाद कर रहा है। ये दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये देश अनस्टेबल है, आप यहाँ मत आइए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अब पहले जैसी दुनिया भी नहीं रही। चीन क्या है, चीन का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, वो सबके सामने धीरे धीरे इन वर्षों में आया है। तो हमें यही आशा करनी चाहिए कि भारत सरकार इतनी सक्षम है और राज्य की सरकारें भी सक्षम है। आप देखिए कि जैसे ही चीन से डिसइन्वेस्टमेंट की बातें चालू हुई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की कंपनियों को खुला आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। ऐसा ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पे पिछले 5 महीनों में अलग अलग कंपनियों से यहाँ के जो खुद उनके निगम के शीर्ष अधिकारी हैं, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी अनुकूलता और उनकी जो मांगे हैं उनको देख रहे हैं और उस हिसाब से मध्य प्रदेश में जगहों को खोजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए श्रम कानूनों में बहुत अच्छा संशोधन किया, जिसको वामपंथी संगठन विवाद का विषय बना रहे हैं। लेकिन वहां ढील देनी आवश्यक थी, क्योंकि जितना हम व्यापार के लिए सहूलियत दें, उतना ही हमें लाभ होगा, उतना ही हमारे पास व्यापार आएगा। तो इन चीजों से चीन कहीं ना कहीं डरा हुआ, बौखलाया हुआ था और इसलिए वो ऐसी हरकतें, नापाक हरकतें, कायराना हरकतें कर रहा है। लेकिन हमें एक भारतीय होने के नाते हमें स्वयं पे गर्व करना चाहिए कि हमारे पास एक सक्षम सेना और सक्षम सरकार है, जो इन चीन की सारी चालों को झेलने में, इसको नस्ते नाबूद करने में सक्षम है, समर्थ है। बिल्कुल जी बिल्कुल अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जो हिंदुस्तान और ड्रैगन या हिंदुस्तान चाइना का जो रिलेशन है और जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है, और इस पे अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियंस थे वो रखे मुरारी शरण शुक्ल साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। मकर ध्वज तिवारी जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चीफ एडिटर प्रेरणा दर्पण मीडिया नेटवर्क, और मैं अभिषेक तिवारी। और राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हम सबके लिए होना चाहिए और हमारे लिए है भी। और जब तक हिंद की सेना, हिंद के फौजी, हिंद के जवान बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 365 दिन खड़े हैं, एक एक पल मुस्तैद हैं, मुझे पूरा यकीन है, हम सबको पूरा यकीन है कि जो हमारे देश का भविष्य है और जो सरकार हमारे देश में इस वक्त है और जिस तरीके से वो पूरे वैश्विक समुदाय को लेकर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पूरे देश को लेकर चल रही है, हम सबको पूरा यकीन है कि कोई भी आपदा या विपत्ति या विपदा हमारे देश के लिए कोई विपदा नहीं है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आप सब सुरक्षित रहें, आप सब अपना ख्याल रखें। इसी के साथ मैं अभिषेक तिवारी, मुरारी शरण शुक्ल साहब, मकर ध्वज तिवारी साहब, शौर्य नमन संस्था, एसआरओपी फिल्म्स, प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच, शायरों का शहर और पोएटिक आत्मा की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे गेस्ट भी आप सभी का धन्यवाद करें। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।
नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप छोड़ दीजिए इसको क्योंकि वो चलेगा, हम भी चाह रहे हैं।